नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे मानेसर कांड के बाद, उन्होंने एक वाक्य बोला था कि एक झूठ को इतनी बार बोला जाए कि वो सच लगने लगे। क्या वाकई में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो उसी तरफ की कॉमन मैन उन्हें कंफ्यूजन की नजर से देखने लगे? क्योंकि दो तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है वैधानिक व्यवस्थाएं और दूसरी संवैधानिक व्यवस्थाएं। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर अगर सवाल होंगे तो फिर व्यवस्थाओं से इतर सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था पर होगा। क्या वाकई में कांग्रेस बार बार उसी तरफ चोट करना चाह रही है? और क्या इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्यपाल से लेकर लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, सबको लेकर क्वेश्चन कर यह बताना चाह रही है कि सब अंडर कंट्रोल है और बीजेपी सबको कंट्रोल कर रही है? दरअसल ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया तो राज्यपाल के साथ साथ जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कोई दबाव में नहीं है। दबाव में इस वक्त अशोक गहलोत खुद है, जो अपने आप को दिल्ली के नजदीक दिखाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि शायद वो राजस्थान की राजनीति में आज भी प्रासंगिक है। लेकिन क्या संवैधानिक व्यवस्थाओं को सवाल करके आज बात इसी मुद्दे पर। दोनों मैं समझता हूं लगता है कि वो भी दबाव में जाना। राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति दबाव में आई कैसे सकता है? उपराष्ट्रपति ने जिस तरीके से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्या उसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि हम संवैधानिक संस्थाओं को लगातार सवाल करें? और क्या कोई ऐसा कानून या नियम होना चाहिए जहां कम से कम संवैधानिक व्यवस्थाओं को राजनीति से अलग रखा जाए? क्योंकि जनता का बड़ा भरोसा होता है सुप्रीम कोर्ट पर, जनता का बड़ा भरोसा होता है लोकसभा पर, और लोकसभा का बड़ा भरोसा होता है लोकसभा अध्यक्ष पर। ऐसे ही हर प्रदेश का एक बड़ा भरोसा होता है राज्यपाल पर। क्या सबको क्वेश्चन किया जाए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। प्रतीक, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, क्या वाकई में बार बार हर संवैधानिक संस्था को सवाल करना, क्या आज की वर्तमान राजनीति का यही परिदृश्य कांग्रेस को नजर आता है? देखिए विजेंद्र भाई, आज जो बात हुई है, जगदीप धनखड़ जी ने जो बात करी है, तो वहीं से शुरुआत करता हूं। दिसंबर के अंदर जब लोकसभा का और राज्यसभा का जब सेशन चल रहा था, तो आपको ध्यान होगा 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित करने के बाद में जो महत्वपूर्ण कानून थे, चाहे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे से भारतीय दंड संहिता हो, और जो कानून है वो पास कर दिए गए। तो क्यों कर दिए गए, ये क्या सवाल नहीं उठता है? और सवाल इसलिए भी उठता है कि मैं आपको एक और किस्सा याद दिलाता हूं। 14 दिसंबर 2023 उसी समय का है कि लोकसभा में 14 सांसदों को निलंबित किया गया। उसमें से एक नाम था डीएमके के एस.आर. पार्थिबन। उनको सस्पेंड कर दिया, नोटिस आ गया। बाद में पता लगा वो तो दिल्ली में ही नहीं थे। तो जो व्यक्ति लोकसभा में नहीं था उसको सस्पेंड कैसे कर दिया? तो यह सवाल उठना लाजमी है कि कहीं से कोई एक पर्ची आई, पर्ची में नाम लिखे हुए थे 14 और उन 14 को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये दबाव की राजनीति नहीं है तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी आपने ईडी और सुप्रीम कोर्ट की बात की थी। अभी 22 मई 2025 की खबर है कि अपनी सीमाएं लांघ रहा है ईडी। यहां कैसे कर सकता है छापामारी? ईडी के ऊपर अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मनमानी कर रहा है और इस तरीके से नहीं कर सकता। हमने और एक और संवैधानिक संस्था जो हमारा चुनाव आयोग है, उसके बारे में तो हमने देखा ही है कि किस तरीके से काम कर रहा है। बिहार में भी किस तरीके से काम कर रहा है, तो उस पर मुझे ज्यादा बड़ी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और चंदा दो और धंधा लो। आप ये कह रहे हो कि भाई इलेक्शन कमीशन पार्शल है, निष्पक्ष ही नहीं? बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। तो बायकॉट कीजिए इलेक्शन। बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। बायकॉट क्यों करें? हम बार बार वो चुनौती देंगे उनको, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, हमने बोला था कि आप फुटेज को जारी करिए, उन्होंने कानून बदल दिया। अब बिहार के अंदर क्या कर रहे हैं? ये इलेक्शन कमीशन के साथ तो मुझे लगता है कांग्रेस
हिट एंड रन का केस खेलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिट एंड रन बताइए। वो बार बार बुलाते हैं, आप नहीं जाते हैं। पहले ईवीएम पर दाल नहीं गली तो आप वोटर लिस्ट को उठाकर ले आए, EVM वहां दाल नहीं गल रही, कुछ और क्वेश्चन करने लगते हैं। आप हिट एंड रन करते हैं बेसिकली इलेक्शन कमीशन के साथ। तो लेकिन सुरेश गर्ग साहब, क्योंकि ये सच है कि पिछले टेन्योर के अंदर 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन फिर भी यह सवाल नहीं खड़ा होता, क्योंकि अगर व्यवस्थाओं के जरिए किया गया होगा इसीलिए क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, वरना तो अलग तरीके से चैलेंज होते। क्या वाकई में संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं? देखिए, जनता ने कांग्रेस को बार बार नकारा है। जनता को पूरे हिंदुस्तान ने देखा आपने कि जहां जहां भी इलेक्शन हो जनता ने नकारा है। अब आप चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि भाई आ जाइए, आपकी जो शिकायत है बताइए ना, दर्ज करिए, आइए हमारे सामना कीजिए। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं आएंगे। राहुल गांधी जी केवल टीवी चैनलों पर भाषण देने में बोल देंगे, लेकिन जब चुनाव आयोग ने उनसे बोला कि भाई बताइए, महाराष्ट्र के अंदर तो 28,000 तो आपके ही चुनावी एजेंट थे, वो कहां चले गए थे उस टाइम पे? तो ये सब केवल दिखावा है। अब अशोक गहलोत जी की स्थिति ये है कि अशोक गहलोत जी ने 5 साल तक राज किया था ना, यहाँ पे दबाव की राजनीति में काम किया था। किस तरीके से राजस्थान के अंदर हर एमएलए को छूट देके भ्रष्टाचार का बढ़ावा किया था। तो ये अशोक गहलोत जी की स्थिति है, इसी तरीके से राहुल गांधी जी की स्थिति है। मर्जी हो वैसी संवैधानिक संस्थाओं को ऊपर अपेक्ष लगाना, जबकि हकीकत में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने 51 बार संविधान संशोधन किया। उन्होंने, आप देख लीजिए कितनी सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया इंदिरा गांधी के टाइम पे। जब जब भी कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त किया। अब आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर ये कांग्रेस की सरकार चाहती तो वहां पे भारत का संविधान जब भारत स्वतंत्र हुआ था तभी लागू हो जाता। वहां पे धारा 370 क्यों हमको अब जाके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब हटाना पड़ा? क्योंकि ये नहीं चाहते थे। ये केवल दोगले वाली राजनीति, और जनता इनको बार बार नकारती है हर बार जब भी जाते हैं चुनाव में। और जब, पर मुझे ये समझ में नहीं आता, जब पंजाब में जीते थे तब क्यों नहीं इनको चुनाव आयोग पे क्यों नहीं इन्होंने क्वेश्चन मार्क किया? जब ये 543 में से 99 लाए थे तब इन्होंने क्वेश्चन मार्क क्यों किया? तब तो जश्न मना रहे थे कि हमारे को 100 में से 99 आए। भैया 543 में से 99 आए, जनता ने जवाब दिया है। आपके भी एमएलए जीत के आए महाराष्ट्र के अंदर, 9 से ज्यादा एमएलए जीत के आए, जहां पे 10% से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा के वोटर लिस्ट में परिवर्तन आया है। तो फिर उनसे पूछ लेते आप कि भाई वहां पे वो कैसे जीत के आए थे। तो ये हमेशा केवल आरोप लगाना और संविधान की धज्जियां उड़ाना तो इन्होंने सीखा, इन्होंने ही किया है। ईडी में अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का मैं बता देता हूं, 2014 से पहले 4,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई थी, और 2014 के बाद में अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो गई। क्यों आपने ईडी में कार्रवाई करते थे? क्यों नहीं आपने सेना को मजबूत किया? किसी भी संस्था को यह मजबूत करने में विश्वास नहीं करते थे। फिर चीफ जस्टिस गोगोई जी कैसे बने थे? उनके पिताजी तो वहां पे आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे ना, वहां पे उनके बेटे को चीफ जस्टिस बनाया था ना। तो संविधान की अवहेलना करना तो कांग्रेस की देन है। हमेशा कांग्रेस संविधान की अवहेलना करती है, और इनके पास में आज कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं होने की वजह से बार बार इस तरह की उलूल बातें करते हैं। जामिनी जी, मैं कॉमन मैन के तौर पे सवाल पूछ रहा हूं कि भाई संवैधानिक संस्थाओं को राजनीति के पिटारे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे कॉमन मैन का फेथ ब्रेक होता है। वो ना आज सुप्रीम कोर्ट को भी क्वेश्चन की नजर से देख रहे हैं, वो लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, राज्यपाल, राष्ट्रपति और जितने संवैधानिक पद हैं सबको लेकर क्वेश्चन कर दिया जा रहा है। क्या कोई एक ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि भाई इनको लेकर क्वेश्चन नहीं होगा, और जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर होगा, वहीं के पटल से जवाब आएगा और वहीं पर यह राजनीति खत्म हो जाएगी? देखिए, लोकतंत्र में जन आस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, और जन आस्थाएं अगर डगमगाने लगे पर्टिकुलर संवैधानिक संस्थाओं के लिए, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत नाजुक खतरा जो धीरे धीरे फैल रहा है इंडिया में। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए कि हम अगर किसी लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, किसी राज्यसभा को उपाध्यक्ष चलाने वाले व्यक्ति के लिए, अगर जिनको हमने चुना है, जिनको एमपीज वोट देके चुनते हैं, उन पर अगर उंगली उठा रहे हैं, तो हम भारत के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो आत्मा है संविधान, जिस संविधान सभा की बात करते हैं, उसको लहूलुहान कर रहे हैं। और ये जघन्य पाप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। तो इसका एक रीजन और है, राजस्थान के लिए और शर्म की बात है कि गर्व का पल राजस्थानियों को मिला कि देश की दोनों सदन
को चलाने का मौका राजस्थान की माटी में जन्मे जाए लोगों को मिला। और चाहे ओम बिरला हो जिन्होंने कोटा के चंबल का पानी पिया हो, या धनखड़, जगदीप धनखड़ नाम हो, जिस आदमी ने जिस झुंझुनू में ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के बीच में पड़ना नामुमकिन था, जहां पानी नहीं होता था, उन विपरीत परिस्थितियों में जो आदमी वहां से निकला और लॉ की राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वकालत में अपने झंडे गाड़े और फिर राजनीति में आए, और राजनीति में आने के बाद में शेखावाटी के दो लाल जिन्होंने देश के सिरमौर पद उपराष्ट्रपति पर पहुंचे, भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़, उस जगदीप धनखड़ पर भी उंगली उठाना ये बड़े गलत बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत की इन दिनों किस्मत चल रही है। टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम सचिन पायलट हाशिए पे है। पिछले 5-10 दिन से उन्होंने हाईजैक कर रखा है मीडिया पर कि उनकी ही चर्चा हो रही है। कभी वो एक ठहरे हुए पानी में कंकड़ डाल देते हैं कि मुख्यमंत्री जी सावचेत रहना, आपके खिलाफ साजिश चल रही है। फिर कभी कह देते हैं कि गजेंद्र सिंह जी, आपने जो गलती से मेरे खिलाफ मानहानि का दावा कर रखा ना, उसको वापस ले लीजिए ना, अपन बैठ के बात कर लेते हैं। फिर उनके पाले में गेंदा। तो जिस तरीके से वो लगातार, अब उसके कारण कई भी हो सकते हैं कि दिल्ली वालों ने उनको कमान नहीं दिया, वो आज बिहार गए हैं, क्या पता उनको बिहार का प्रभारी बना दे। लेकिन आज भी वो कहीं न कहीं पूरी तरह जो कांग्रेस में पद पे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। लेकिन मैं 3 बातों का जिक्र करूंगा। एक का जिक्र आपने किया ही जी कि भाई किस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उन्होंने एक रेज किया। दूसरा सवाल उन्होंने रेज किया कि भाई मेरे पास आज भी सबूत है कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदने की कोशिश की, उसकी ऐसी बयान दिया गया। देखिए, जब तीसरा बयान अब इन संवैधानिक संस्थाओं को लेकर दिया गया। वो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिस वक्त मानेसर कांड हुआ उस वक्त तो गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। तो क्या वाकई में सबूतों को इसलिए भी अपने पास रखा जाता है कि वक्त आने पर इस्तेमाल होंगे? देखिए, अशोक गहलोत जी राजनीति के बड़े खिलाड़ी है, लेकिन कब इस्तेमाल करेंगे? जब लुटिया डूब गई खेत, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। अब तो 119 एमएलए हो गए बीजेपी के। जब आप 99 पे थे और आपने सरकार बनाई थी, तब आपके लिए काम के थे, तब आप सचिन पायलट को बाहर करते पार्टी से। अब कांग्रेस तय करे कि गद्दार कौन है। क्या तो सचिन पायलट और 19 लोगों ने पैसे खाए, जैसे कह रहे हैं 25-25 करोड़, तो उनको बाहर निकाले, या अशोक गहलोत झूठी बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सचिन पायलट सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। उनकी पार्टी, उनके पिता की पुण्यतिथि में जाने के बाद आप राजनीति को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आप अपनी पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि नेक्सा एवरीग्रीन जो 2700 करोड़ का घोटाला किया, उसकी याद अशोक गहलोत जी को क्यों नहीं आती? उनको आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसने 14,800 करोड़ का घोटाला किया, उसकी याद क्यों नहीं आती? रह रह के संजीवनी घोटाला ही क्यों याद आता है, जो उनकी मां नहीं रही गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन उसमें तो कोर्ट से क्लीन चिट है ना। देखिए, उनको क्लीन चिट मिली, लेकिन किस तरीके से आपने जब सत्ता में थे तो दुरुपयोग किया, किस तरीके से जलील किया कि उस आदमी को मानहानि का दावा करना पड़ा, और आपने उसके चलते पूर्वी राजस्थान को पानी का तरसा है। आप कंक्लूड कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत अपनी राजनीति को राजस्थान में प्रासंगिक रखने और गांधी परिवार के और ज्यादा नजदीक जाने के लिए इस तरीके के आक्षेप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, पूरा मीडिया हाईजैक कर रखा उन्होंने कि दिल्ली का दिल मेरे पर फिर आ जाए। जो दिल्ली मुझ पर नाराज है, जो सोनिया देवी, जो उनकी गांधी जिनके सोनिया गांधी के दम पर जो 3 बार सीएम बने, क्योंकि कभी परशुराम मदेरणा ने पसीना बहाया, कभी सीपी जोशी ने पसीना बहाया और कभी सचिन पायलट ने पसीना बहाया। उनकी पसीने की खेती उन्होंने केवल और केवल सोनिया गांधी के दम पर खाई। अब उनको लग रहा है कि वो मलाई दूर जा रही है, तो उन्होंने बीजेपी पे और मुख्यमंत्री पे टारगेट कर करके कैसे भी मीडिया में माहौल बने और मुझे कुछ पद मिले, क्योंकि ये पहली बार है 18 महीने हो गए पद के लिए तड़फ रहे हैं। ठीक है प्रतीक, मैं वापस अपनी डिबेट पर आता हूं। भाई, एक भी संवैधानिक पद ऐसा नहीं होता जिसकी नियुक्ति बिना अपोजिशन के अप्रूवल के होती है। बाकायदा हर नियुक्ति के अंदर, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम के जरिए हो, चाहे वो लोकसभा स्पीकर की हो, चाहे वो राज्यसभा सभापति की हो या राष्ट्रपति की हो, इसके अलावा चाहे इलेक्शन कमीशन की हो, फिर सवाल क्यों रेज होते हैं? विजेंद्र भाई, आपके जो राजनीतिक विश्लेषक है वो आपकी पूरी डिबेट को डिरेल कर दिया उन्होंने। आपका टॉपिक मैं मुद्दे पे आ गया, वापस आ गया हूं। अब बताइए ना, अब आप मुद्दे पे आ गए, सब विद अप्रूवल होते हैं। मुद्दे पे आ गए तो मैंने एक सवाल आपसे भी पूछा था और मैंने दोनों और को पैनलिस्ट से पूछा था कि 14 दिसंबर को ऐसा क्यों हुआ था जो सांसद लोकसभा में मौजूद नहीं था वो निलंबित कैसे हो गया?
अगर निलंबित हो जाता है तो ये सवाल उठने लाजमी है ना कि कहीं ना कहीं से तो दबाव आया। 1975 को क्या हो गया था जो आपातकाल लगा दिया था? क्यों आपने आपातकाल लगाया था? बोलने लगे, क्या बात हुई थी? बीच में बोलने लगे, इंदिरा गांधी क्या बात हो गई थी? आप तो पार्टी में, आपकी तो पार्टी अस्तित्व में नहीं थी, सुरेश आपकी तो पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। 25 जून 1975 को बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। देखिए बोल, चुप कराइए जी, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ प्रतीक, अब बताइए। बाला साहब, मैं ये कह रहा हूं भाई, सारे के सारे संवैधानिक पद अपोजिशन के अप्रूवल के साथ ही होते हैं। विजेंद्र भाई, क्यों क्वेश्चन? एक सवाल उधर से उठाया कि हमने 75 में इमरजेंसी क्यों लगाई थी, तो बाला साहब देवरस जो उस समय के सरसंघ चालक थे, उन्होंने 1975 में एक पत्र लिखा है इंदिरा गांधी जी को, और उन्होंने बोला है कि आपको जो न्यायालय ने बरी कर दिया है उसके लिए हम आपको हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं, और हमारे खिलाफ इमरजेंसी का किसी भी तरीके से जो है उसका विरोध नहीं किया जा रहा है। ये बाला साहब देवरस 1975 में पत्र लिख करके कहते हैं, उनकी किताब जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है उसके अंदर भी यही है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त संघ से किसी को जेल में नहीं डाला गया था? मैं ये कह रहा हूं कि सर संघ चालक ने क्या लिखा था, पत्र क्या लिखा था? बाला सिंह को मां के अंतिम दर्शन नहीं करने। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बाला साहब देवरस क्या थे? बाला साहब देवरस क्या थे उस वक्त? जेल में डाला, बाला साहब देवरस क्या थे? जंगलों में अलग ही स्थिति हो गई। जब मन करेगा आरएसएस को मानेंगे और जब मन करेगा आरएसएस को नहीं मानेंगे। लेकिन आज मुद्दा आरएसएस नहीं है। जब इनका मन होता है तो मानते हैं, जब इनका मन नहीं होता तो नहीं मानते। आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि आप मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूं। नहीं, एक मिनट भाई सुरेश गर्ग जी, एक मिनट। मैं प्रति कंक्लूजन की तरफ आता हूं, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को क्वेश्चन किया जा रहा है ना, पूरे देश के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या ये कानून नहीं आना चाहिए कि भाई संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे व्यक्तियों के लिए जब भी सवाल होगा वो लोकसभा और राज्यसभा में होगा, वहीं पर बहस होगी, वहीं से परिणाम आएगा। बाहर की राजनीति में संवैधानिक संस्थाओं को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। नहीं होना चाहिए। संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति संविधान के खिलाफ क्वेश्चन कर सकता है। वो कह सकता है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हटा दीजिए, ये सनातन के खिलाफ है। एक मिनट, वो ये बोल सकता है। एक मिनट भाई, वो ये बोल सकता है। सुरेश गर्ग जी, एक मिनट सुरेश गर्ग जी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति क्या ये बोल सकते हैं क्या संविधान के खिलाफ? क्या बताइए, क्या बोला उन्होंने कि सेक्युलर और सोशलिस्ट जो शब्द है वो सनातन के खिलाफ है? भाई वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रियम्बल का हिस्सा नहीं है। तो फिर बीजेपी ने भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रियम्बल का हिस्सा नहीं है। बीजेपी ने अपने संविधान, वो बीजेपी ने इमरजेंसी में जोड़ा है, बीजेपी ने वो कांग्रेस ने इमरजेंसी में जोड़ा है। बीजेपी ने अपने संविधान में क्यों लिख रखा है? बीजेपी ने अपने पार्टी के संविधान के पहले शब्द पे लिखा है सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। एक मिनट, बीजेपी का प्रतीक दो चीजों को मिक्स मत कीजिए। एक पार्टी का संविधान अलग होता है और देश का संविधान बहुत अलग होता है। तो वो अच्छा, देश के संविधान का प्रियम्बल है। देश के संविधान में वो सनातन के खिलाफ है, संविधान और का पार्टी के संविधान में वो सनातन के खिलाफ नहीं है। कैसा कर चुका हूं, ये कैसा शब्द सनातन विरोधी है तो बीजेपी के क्यों नहीं मनाते? प्रतीक, मैं इस पर डिबेट कर चुका हूं, ये बहुत अच्छे से मैं सवाल कर चुका हूं कि क्या वाकई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन दो सवालों को छोड़कर गलती की थी प्रियम्बल में, जिसको इंदिरा गांधी ने सही किया? पूछ रहा हूं, और उसमें एक और गंभीर सवाल था उस दिन, सनातन विरोधी है तो बीजेपी के संविधान में क्यों नहीं है? इस संशोधन में नीचे 1949 ही लिखा हुआ था। संविधान में सनातन विरोधी क्यों नहीं है? अगर ये संविधान विरोधी है शब्द बताइए, अगर ये सनातन विरोधी है दोनों। मैं आपसे फिर सवाल कर लेता हूं, मेरा आज डिबेट का इश्यू नहीं है, लेकिन फिर सवाल कर लेता हूं भैया आपसे, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रियम्बल में इन दो शब्दों को जोड़ा था? हाँ या ना में बताइए। मैं आपसे क्या वो मूल प्रियम्बल का हिस्सा है? हाँ या ना? अरे भाई, मुझे बीजेपी के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे देश के संविधान से मतलब है। ये दोनों शब्द प्रतीक, मुझे देश के संविधान से मतलब है। आप पार्टियों का संविधान क्या कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं। आपसे पूछ रहा हूं, ये मिथिलेश जामिनी जी, मुझे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और उनके प्रियम्बल पर पूरा भरोसा, अगर उसमें संशोधन किया गया और उसको अगर हटाया जा रहा है, मुझे आज भी 1949 की मूल कॉपी के प्रियम्बल से ही लेना देना है। लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या यह कानून नहीं आना चाहिए कि लोग संवैधानिक संस्थाओं को बाहर यूं सियासी अखाड़े के अंदर क्वेश्चन ना किया जाए? आप संसद में आइए, आप राज्यसभा में आइए, वहां पर फैक्ट के साथ अपनी बातों को कहिए, उनके वापस में परिणाम लीजिए और उसके बाद बात कीजिए। क्या ये नहीं होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में दोनों बड़े सदन के पवित्र हैं, जहां जनता की आस्था से चुने हुए लोग जाते हैं, वहां अपनी बात रखनी चाहिए।
अब ये एक नया दौर शुरू हुआ है कि बाहर जाके संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों पर हमला करो, जिससे जनता को लगे कि लोकतंत्र खतरे में। ये एक राजनीतिक एजेंडा है, पॉलिटिकल माइंडसेट करने का एजेंडा है कि जब संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग ही ऐसे हैं तो संविधान कैसे बचेगा। तो जो संविधान बचाओ की पटकथा लिखी है, उस पटकथा के जो परिशिष्ट है उसमें पहला पन्ना यही लिखा गया है कि सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करो, उन पर झूठे आरोप लगाओ। जब वो उठेंगे तो जनता के मन में लगेगा कि पूरा संविधान खतरे में। आरोप झूठे हैं, ये आपने साबित कर दिया। ये आपने साबित कर दिया आरोप झूठे हैं। तो सही है, ये आपने भी कहां साबित किया? हम तो कह रहे हैं आप डिबेट करिए ना। आज 150 सांसद मेरा जवाब अभी तक नहीं दिया। जो सांसद सदन में नहीं था वो कैसे सस्पेंड हो गया, बताइए। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया, ना आप चाहे, ना बीजेपी चाहे, ना राजनीतिक जो सांसद सदन में नहीं था वो कैसे सस्पेंड हो गया, कौन से कानून के हिसाब से सस्पेंड हो गया, बताइए ना। प्रतीक जी, अगर ये पकड़ नहीं है, दबाव नहीं है, पर्ची नहीं है, तो क्या है ये? प्रतीक जी, चिल्लाने कैसे सस्पेंड हो गया वो सांसद जब नहीं था सदन में? ये तो चलो आदमी की गलती से हो गया होगा। कैसे गलती से आपने हो तो गया? मरे हुए लोगों गलती से हो को गया। पेंशन दे दी करोड़ों रुपए। वो 1 साल की है, पढ़ो अखबार पढ़ना, पिछले 1 साल की है, वो पहले से है जुड़े हुए नाम। आपने अखबार पढ़े गए नाम, आप अखबार पढ़िए पूरा, उसमें 1 साल का जितने पुराने ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा मिथिलेश जी। मैंने राजस्थान में एक ही एक्सरे से ना जाने कितने सिलिकोसिस मरीजों को इलाज होते हुए देखा है, सिर्फ एक एक्सरे से। मैं वो उस पर नहीं जा रहा हूं। ये पॉलिटिकल करप्शन हो सकता है या कुछ वेंडेटा हो सकता है, मुझे सिर्फ अपनी संवैधानिक संस्थाओं से मतलब है। मैं ये कह रहा हूं क्या ये कानून लाया जाना चाहिए, देश के अंदर लाना चाहिए कि भाई आप बाहर राजनीतिक अखाड़े में संवैधानिक संस्थाओं को क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए इस देश में जिस तरीके से पड़ोसियों के साथ हालात कोशिश तो कर ही रहे, किसी पे भी सवाल नहीं होंगे, यही ऐसा कानून वैश्विक परिदृश्य में सवाल नहीं होंगे। फिर जो वैश्विक परिदृश्य में युद्ध के हालात बने हुए हैं, कभी कहां छुट जाता है, कभी हमारे साथ हो जाता है, ऐसे में इस कानून की सख्त दरकार है कि कोई भी चुना हुआ व्यक्ति या आम व्यक्ति संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए व्यक्तियों पर कोई उंगली उठाने से पहले उनके एक नियम कायदे हो कि वो सवाल लगाए, जैसे विधानसभा में सवाल लगता है, उसके बाद उस पर बहस हो। अब अशोक गहलोत जी 1.5 साल हो गए, 17 महीने हो गए, विधानसभा में एक सवाल उठाया गया? बाहर ट्वीट करते हैं, जो सही कह रहे हैं। वसुंधरा जी ने बहुत सारे सवाल उठा लिए विधानसभा में जाकर के, है ना। वसुंधरा जी ने बहुत सारे सवाल लगा अशोक दिए गहलोत जाकर जी के। जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, देख लिया होगा, तो मुझे तो जनहित नजर में तो नहीं आए आई। वो ये लोग बीजेपी के विधानसभा में नजर आए, मुझे तो नजर नहीं आया। विधानसभा में के बाहर तक जाने की क्या जरूरत आ गई थी? विधानसभा के बाहर जाके आप मीडिया को बाइट दे रहे हो आप, और जाने संसद में जाने की जिम्मेदारी आपको सदन के अंदर। जिस तरीके से वो जनता के हितैषी बन रहे हैं, ट्विटर करते हैं, वो विधानसभा में आके उठाए ना सवाल। अरे तो वसुंधरा जी तो उठा रही है सवाल, मीडिया को बाइट दे रहे हैं, जाओ ना अंदर। वसुंधरा जी कब आ गए? सरदारपुरा की जनता ने क्या कहा कि हमारा विधायक लापता है, तो 4 दिन जाके रुके। अभी विधायक लापता का जवाब देने के लिए लापता के लगे हुए पर्चे जाके देखिए। जमीनी जी, मुख्यमंत्री मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। मिथिलेश जमीनी जी, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े। एक मिनट, मिथिलेश जमीनी जी, मानेसर कांड के बाद जो विधानसभा नहीं, विधानसभा अध्यक्ष के उस जोर के घर पर जो इस्तीफे हुए, मैं मानकर चल रहा हूं कानून नहीं होंगे, हालांकि उसको लेकर हजारों सवाल हुए। तब क्या संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष काम कर रही थी? देखिए, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, 3 बैक टू बैक देश के सीजेआई जिनकी पृष्ठभूमि किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री से जुड़ रही थी। मैं फिर भी मान रहा हूं कि उनकी नियुक्ति निष्पक्ष हुई होगी। देखिए निश्चित रूप से संवैधानिक संस्था पर जो भी आदमी नियुक्त हुआ है, उसके लिए यही माना जाता है कि तमाम मापदंड पूरे करके किए होंगे। उसके बाद अगर वो एक गलती करते हैं तो भी उठाने के लिए एक मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो संविधान बचाओ की सभाएं कर रही है ना कांग्रेस, वो संविधान को एक तरफ तो बचाने की सभा कर रही है, एक तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर शीर्षस्थ व्यक्तियों पर जो आरोप लगा रही हैं, वो इस लोकतंत्र को खोखला करने का काम कर रहे हैं। जनता का विश्वास उठ जाएगा। आप देखिए आप जिस तरीके के हालात इस देश में बनते जा रहे हैं, समाजवाद पे तो अभी नमाजवाद पे आ गए, वक्फ के कानून पे। ठीक है सुरेश कर जी, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या इस तरीके का कानून हम देख सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में कीजिए, या फिर राज्यों के विधानसभा के अंदर आप विधानसभा अध्यक्ष को लेकर क्वेश्चन कीजिए, राज्यपाल को लेकर क्वेश्चन कीजिए, आप बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं कर सकते। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, कांग्रेस को अगर कोई चीज अगर संवैधानिक संस्था को पूरे संसद में दे बोलिए ना, क्वेश्चन लगाइए, जवाब वहां पे। चुनाव आयोग इनसे जवाब मांग रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हो,
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज किसी की सरकार हो सकती है, कल किसी और की सरकार हो सकती है। आज कोई अपोजिशन में हो सकता है, कल कोई और अपोजिशन में हो सकता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं होती हैं और उनकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। यह होना चाहिए और यह मेरे व्यक्तिगत विचार है कि देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों को अगर कोई क्वेश्चन करे तो वो या तो लोकसभा में करे या राज्यसभा में करे और वहीं उनके जवाब आए और वहीं पर वो मुद्दा खत्म होना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में संवैधानिक संस्थाओं को सवाल करना एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल सही नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज रात 8:30 बजे की नोट बाय पवन अरोड़ा में देखिए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शर्मा से खास बातचीत। सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के आचार्य राजकुमार शर्मा से ज्योतिष और भविष्य को लेकर सवाल। आखिर बिना बताए कैसे आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं पंडित राजकुमार शर्मा? तो देखना ना भूलिएगा पंडित राजकुमार शर्मा का इंटरव्यू। नमस्कार। दोनों मैं समझता हूँ लगता है कि वो भी दबाव काम। राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति दबाव में आई कैसे सकता है?